सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसमें बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं ऑफबो प्रिंसिपल और हुन्स रूल को। और हम जानेंगे कि अगर कोई हमारे पास कोई एलिमेंट है और अगर हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो थोड़ी अलग होती है एक एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, मतलब जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होती है उनकी वो थोड़ी अलग होती है एक्चुअल से। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीज़न होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के क्या केसेस होते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना हमें एक आइडिया देता है, आइडिया बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी एटम में, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में किस तरह से फिल किए जाते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका जब हम लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं एन एल एक्स की फॉर्म में। देखो, एन एल एक्स की फॉर्म में। अब यहाँ तक हम पहुंचे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्वांटम नंबर्स पढ़ के पहुंचे हैं। ठीक है, अब क्वांटम नंबर्स की अगर हम बात करें, क्वांटम नंबर ये जो होता है ना, एन, ये होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये जो होता है एल, ये होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम, सॉरी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और यहाँ पर एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एन एल एक्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर एन जो होता है हमारा वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल जो होता है हमारा ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और यहाँ पर जो एक्स होता है वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम वो इसी फॉर्म में लिखते हैं, एनएलएक्स की फॉर्म में। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा ऑफ प्रिंसिपल के बाद कि किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑफ बो प्रिंसिपल की। देखो, ऑफ बो प्रिंसिपल क्या बोलता है। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो जब हम अलग अलग सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं ना, तो वो हम फिल करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पहले लोअर एनर्जी में फिल होते हैं, और जब लोअर एनर्जी फुलफिल हो जाता है देन इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात कही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट सबशेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, मतलब पहले लोअर एनर्जी सबशेल में जाएंगे और जब वो फिल हो जाएगा देन इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी सबशेल में मूव करेंगे। अब कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सब चीज समझते हैं डिटेल में। ठीक है, देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें कितनी सबशेल्स होती हैं हमारे पास, तीन चार सबशेल्स होती हैं, एस पी डी और एफ। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देता हूँ, एस पी डी एफ। ये हमारी हो गई एस सबशेल, ये हमारी हो गई पी सबशेल, ये हमारी हो गई डी सबशेल, ये हमारी हो गई एफ सबशेल। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। पी में कितने आ सकते हैं, 6। डी में कितने आ सकते हैं, 10। एंड एफ में आते हैं 14। ये सब हमने क्वांटम नंबर्स में क्लियर कर लिया है। अब अगर हम बात करें एस में, तो हमने क्वांटम नंबर्स में पढ़ा था एस के केस में सिर्फ 1s एग्जिस्ट करता है, पी के केस में 2s एग्जिस्ट करता है, 2p एग्जिस्ट करता है। देन डी के 3 के केस में जब n की वैल्यू 3 होती है तो s एग्जिस्ट करता है, p एग्जिस्ट करता है और d एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देन 4 के केस में, n इज इक्वल्स टू 4 के केस में s भी एग्जिस्ट करता है, p भी एग्जिस्ट करता है, d भी एग्जिस्ट करता है और f भी एग्जिस्ट करता है। देन 5s, देन 5p, देन 5d, देन 5f, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करना है ना, यहाँ पर अगर मैं इस तरह से लाइंस ड्रॉ करूं, पैरेलल पैरेलल, ठीक है, इस तरह से अगर मैं लाइंस ड्रॉ करता हूं यहाँ पर, एक सेकेंड ना, ये थोड़ा सा, ओके। देखो यहाँ पर हमने ये लिख दिया इस तरह से। ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये 3s 3p, देन ये 4s और ये 3p, देन 5s 4d 4, और यहाँ पर 6s से चला जाएगा या 5d 4d पे, इस तरह से। हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, ये ना एनर्जी ऑर्डर बताता है। देखो, या तो आपको पता होना चाहिए कि 1s के बाद किसकी एनर्जी आती है, फिर 2s के बाद किसकी आएगी, फिर 2p के बाद किसकी आएगी। और अगर नहीं पता है तो ये सिंपल ट्रिक है कि 1s लिखो, फिर 2s 2p लिखो, फिर 3s 3p लिखो। ओके, ये 3d है, हाँ,
4d नहीं है 3d है, फिर 4s 4p 4d 4f लिखो। तो एक्चुअल जो एनर्जी ऑर्डर होता है ना वो सबसे पहले आता है 1s, 1s के बाद देखो क्या आएगा, ये कहाँ जा रहा है 1s के बाद 2s पे, तो 1s के बाद आता है 2s, देन 2s के बाद आता है देखो कहाँ पे जा रहा है फिर 2p पे जा रहा है, 2p के बाद आता है 3s, 3p 3s के बाद आता है 3p, 3p के बाद आता है 4s, 4s के बाद आता है 3d, 3d के बाद आता है 4p। इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो आपको पता होना चाहिए कि 1s के बाद क्या आता है, 2s के बाद क्या आता है, 2p के बाद क्या आता है, और नहीं पता है तो फटाफट क्या करो 1s लिखो, देन 2s 2p लिखो, देन 3s 3p 3d लिखो, देन 4s 4p 4d 4f लिखो, और यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर मिल जाएगा हमें, ये एक सिंपल ट्रिक हो गई ऑर्डर फाइंड करने की। अब एक क्वेश्चन बच्चों के मन में यहाँ पर अक्सर आता है कि सर आपने यहाँ पर 1p क्यों नहीं लिखा, 1d 1f क्यों नहीं लिखा, 2d 2f क्यों नहीं लिखा, 3f क्यों नहीं लिखा। तो वो इसलिए नहीं लिखा है बच्चों क्योंकि यहाँ पर 1f 1p 1d 1f या 2d 2f या फिर 3f ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये हमने कैसे मालूम किया ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो क्वांटम नंबर्स में हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने अभी तक क्वांटम नंबर्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देख लो, यहाँ पर बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सी चीज एग्जिस्ट करती है, कौन सी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ऑर्डर क्या होगा। अब जैसे क्वांटम नंबर्स में हमने ये प्रूव भी देखा था कि 1s की जो एनर्जी होती है वो 2s से कम होती है, 2s की एनर्जी 2p से कम होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ट्रिक से तो हमने बना लिया, लेकिन एक्चुअल में अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो यही होता है ऑर्डर। तो ये हम कैसे पता करते हैं, ये हमने क्वांटम नंबर्स में देखा था कि किसी पर्टिकुलर सबशेल का एनर्जी ऑर्डर किस तरह से चेक किया जाता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अपने ऑफ बो प्रिंसिपल पे। तो ऑफ बो प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं डिफरेंट सबशेल्स में इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पहले लोअर एनर्जी सबशेल में फिल होंगे, और जब लोअर एनर्जी सबशेल फिल हो जाएगा देन इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी सबशेल में चले जाते हैं। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास हाइड्रोजन, तो हम लिखते हैं 1h1। तो यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें सबसे पहले क्या आता है 1s, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम। देन आता है हीलियम, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। देन 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, ठीक है। अब आएगा लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। सो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। तो सबसे पहले 1s में जाएंगे और 1s कहेगा भैया मेरे पास तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो अब लोअर एनर्जी फुलफिल होगी, अब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जाएगा, और हायर एनर्जी 1s के बाद क्या आती है 2s आती है। सो ये इलेक्ट्रॉन जो है 2s में चला जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, तो हो गए 3 पूरे, बिल्कुल। अब आएगा बेरिलियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सबसे पहले कौन सा एनर्जी ऑर्डर एनर्जी शेल आती है 1s, ठीक है, एनर्जी सबशेल 1s। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएंगे, तो 1s के बाद आती है 2s, तो 2s में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो 2s2 हो जाएगा। देन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, देन बोरोन। बोरोन में यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है 5। तो यहाँ पर अब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2, और अब 2s2 तो फुल हो गया। अब 2s के बाद कौन सी शेल आती है 2s के बाद आती है देखो यहाँ पर 2p, तो 2p आएगी, और इलेक्ट्रॉन्स कितना आएंगे 2p में 6 मैक्सिमम आ सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है। देन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, देन कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो ये हो जाएगा 1s2, देन 2s2, देन 2p। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं 2 4 और 2 बच रहे हैं, तो 2p2 आ जाएगा। देन कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन, देन नाइट्रोजन आएगा 1s2, 2s2, देन 2p। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए 4, अब यहाँ पर 3 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2p3। देन नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। सो ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, और ये हो जाएगा 2p4, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सिमिलरली हम क्या करते हैं फ्लोरीन 9 होता है, सो 1s2, 2s2, 4 फिल हो गए, अब 5 बचे, तो 5 के 5 p में आ जाएंगे। अब आएगा नियोन, है ना, 10 होता है, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p6, इस तरह से, है ना। अब आ जाएगा सोडियम, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबसे पहले 1s आएगा, ठीक है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। फिर 1s के बाद इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जाएंगे 2s में, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और हायर में जाएंगे तो 2p में चले जाएंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो सकते हैं। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच रहा है क्योंकि 10 ही फिल हुए हैं, तो अब ये फिर से हायर एनर्जी में जाएगा, तो 2p के बाद कौन सा लेवल आता है 3s, तो 3s में चला जाएगा, ये हो जाएगा
1:2:2p6 और 3s1, ये सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी। ऐसे ही मैग्नीशियम की बात करें, 12 एटॉमिक नंबर होता है। सो 1s2, देन 2s2, देन 2p6। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो वो हायर एनर्जी में जाएंगे, मतलब 2p से ज्यादा किसकी एनर्जी है, 3s की। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2। बट ध्यान इतना रखना है कि ये एनर्जी ऑर्डर हमको याद होना चाहिए। ठीक है, और वो प्रिंसिपल जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने उसमें आपको एनर्जी ऑर्डर के बारे में बताया कि एनर्जी ऑर्डर क्या रखना है। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखनी है कि एनर्जी ऑर्डर क्या रहेगा। 1s के बाद क्या आता है, फिर 2s के बाद क्या आता है, फिर 2p के बाद क्या आता है, इस तरह से ध्यान रखना है। अगर ये गलत किया एनर्जी ऑर्डर तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगी। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन सही लिखनी नहीं सीखी तो सब कुछ गलत होने वाला है। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, हुन्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन सही से लिखनी आनी चाहिए। जैसे हम वो लिखते हैं ना 281 288 18, इस तरह वो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। और जो ये हम लिखते हैं ना सब शेल की फॉर्म में, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। देखो एक चीज और समझानी है मेरे को बच्चों। देखो मैंने बोला जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो हम लिखते हैं एन एल एक्स की फॉर्म में। एन हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और एक्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो हमने जब कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो वो एनएलएक्स की फॉर्म में तो लिखी, ये देखो ये एनएलएक्स की फॉर्म में तो है। ये एन हो गया हमारा, ये एस हो गया, मतलब एल, एल इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है एस सबशेल, तो ये एस हो गया और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, देखो हम हर जगह मैंने इसी फॉर्म में लिखी है कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं एल्यूमिनियम, नंबर होता है 13 एटॉमिक नंबर होता है। सो देखो इसको हम लिखेंगे 1s2, 13 इलेक्ट्रॉन से ना, 1s2 फिल हो गया, फिर 2s में चले जाएंगे, 2s फिल हो गया, फिर 2p में जाएंगे, 2p फिल हो गया, फिर 3s में जाएंगे, 3s फिल हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, अभी भी देखो 12 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन बचता है। अब 3s बोलेगा कि मेरी जितनी कैपेसिटी थी मैंने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, अब मेरी कैपेसिटी हो गई फुल। अब देखो 3s के बाद क्या आएगा, तो 3s के बाद क्या आता है, ये 3s के बाद कहाँ चला जाएगा, 3p आ जाएगा। ठीक है, 3s के बाद आ जाएगा 3p, तो अब एंट्री हो जाएगी 3p की। तो ये आ तो सीख सकते हैं इसमें, बट यहाँ पर 1 ही फिल करेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही हम अगर आगे बढ़ते रहें, ठीक है, सब एलिमेंट्स के लिखें। अब यहाँ पे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं सबकी नहीं लिखा रहा हूँ, बट अगर हम सब एलिमेंट्स के लिखने सीखें तो कुछ एलिमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है उनकी मैं बता देता हूँ। ठीक है, लाइक स्कैंडियम की लिखते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, इसकी लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। सो सबसे पहले आएगा 1s, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, फिर हायर में जाएगा, फिर 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर 2p आएगा तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर 3s आएगा, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 3s के बाद आता है 3p, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। काउंट करते हैं कितने हो गए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, और 12 + 6 18, 18 हो गए। ठीक है, अब 3p के बाद क्या आता है, 4s आता है, तो ये हो गए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 4s2, अब ये भी फिल हो गए, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो 4s के बाद नंबर आता है 3d का। ठीक है, 4s के बाद आता है 3d का, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो सिर्फ एक फिल कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही अब अगर हम क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देखो, और 4s2। यहाँ तक कितने हो गए, 20 हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो 3d आएगा, और 3d में तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हमें तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही फिल करने हैं, तो यहाँ पर हम 4 फिल कर देंगे इस तरह से। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी किसकी, क्रोमियम की। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसी कॉपर की। ठीक है, कॉपर होता है हमारा 29 एटॉमिक नंबर। सो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए। अब आएगा 3s2, फिर 3p6, देन 4s2, 20 हो गए। अब 3d आएगा, अब 3d में तो 10 आ सकते हैं, बट यहाँ पे बचे हुए कितने हैं, 9, तो 3d 9 हो जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी कॉपर की। बट अगर मैं आपको सच बात बताऊं, यहाँ पर क्रोमियम और कॉपर की ये कॉन्फ़िगरेशन होती ही नहीं है। ये इसकी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है। कैसी कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। बट इसकी जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है ना क्रोमियम और कॉपर की, वो अलग होती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे, एक्सेप्शन केस होंगे। ठीक है, अब क्यों अलग होगी और कैसे अलग होगी, या फिर अलग होके क्या इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये सब जानते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले एक नए टॉपिक में, जिस टॉपिक का नाम है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। देखो इसे अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख दी है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। देखो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ना
तीन ही केस में होती है। कोई चीज ना, कोई भी एलिमेंट एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन तब शो करता है या तो उसकी जो सबशेल्स हैं वो फुलफिल्ड हो, या फिर उसकी सबशेल फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड हो, या फिर उसकी सबशेल हाफ फिल्ड और हाफ फिल्ड हो। अब ये फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड का क्या चक्कर है सर? ठीक है, देखो इसे मैं समझाता हूँ। देखो हमारे पास चार सबशेल होती हैं, एस, पी, डी और एफ। अगर मैं बात करूं फुलफिल्ड की या मैं बात करूं हाफ फील्ड की, तो अगर मैं फुल फील्ड की बात करता हूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन से आते हैं एस में 2, पी में आते हैं 6, डी में आते हैं 10 और एफ में आते हैं 14। और अगर मैं हाफ फील्ड की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1, इसमें आएंगे 3, इसमें आएंगे 5 और इसमें आएंगे 7। ठीक है, सो अगर एस में 2 आ रहे हैं तो वो फुल फील्ड है, अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हाफ फील्ड है, पी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो फुल फील्ड है, और पी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हाफ फील्ड है। ठीक है, सिमिलरली फॉर डी एन एफ। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करेगा जब उसके पास या तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, या फिर फुलफिल्ड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, या फिर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, मैं इसे समझाता हूँ अभी डिटेल में कैसे हम फुलफिल्ड हाफ फील्ड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। अभी हमने जो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी ना, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, वो हम लिख देते हैं। वो कितनी होती है? 1s2, 2s2, ठीक है, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। यही तो होती है कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो इसको हम n बोल देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? n। तो ये हो जाएगा s, तो ये n से एक कम है तो ये हो जाएगा n-1d। ठीक है, इसके नाम क्या हो जाएंगे? देखो n का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू n की 4 है, तो ये n हो गया। और 4 से एक कम क्या हो जाएगा? n-1, बगल में इसके d सबशेल है, तो ये इसका नाम हो जाएगा ns और ये हो जाएगा n-1d। अब हम बात करते हैं इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है क्रोमियम की। तो क्रोमियम की एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। देखो ऐसी क्यों होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, अभी से समझते हैं। ठीक है, देखो जब s के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पर s के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये फुलफिल्ड था। s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये फुलफिल्ड है। और d के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो d के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ना तो ये फुलफिल्ड है ना ही ये हाफ फिल्ड है। तो सिर्फ फुलफिल्ड होने से काम नहीं चलेगा, या तो फुलफिल्ड हो, या फुलफिल्ड हाफ फिल्ड हो, या हाफ फिल्ड हो। तो यहाँ पर ये तो फुलफिल्ड है बट इसके बगल वाला कुछ भी नहीं है, तो ये तो स्टेबल नहीं होगा। बट इनमें क्या होता है, इनमें एक चीज होती है, जब ये देखेगा ना n-1d देखेगा कि अगर मैं s से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं s से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 5। तो d में आ गए 5 इलेक्ट्रॉन्स और s में कितने बचेंगे? 1। तो जैसे ही ये ऐसा करेंगे तो s क्या हो गया? s हो गया हाफ फिल्ड और d भी क्या हो गया? हाफ फिल्ड। तो देखो अब क्या बन रहा है? हाफ फिल्ड बन रही है। तो देखो हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल शो करते हैं। तो इसी वजह से क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? 4s1 और 3d5 होती है एंड में, ना कि 4s2 और 3d4। तो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन तो वही होनी चाहिए, बट एक्चुअल में ये कॉन्फ़िगरेशन होती है क्योंकि वो इस कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसे मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पर हम रीज़न दे सकते हैं इसका, बहुत शानदार रीज़न हम दे सकते हैं कि व्हेन n-1d सबशेल, ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से लिखना है, व्हेन n-1d सबशेल हैज़ जस्ट one electron less than half filled, ठीक है, then an electron, ठीक है, from ns migrates to n-1d, ठीक है, making half filled configuration in n-1d सबशेल। ठीक है, सो इसी वजह से जो n-1d सबशेल होगी, सो n-1d सबशेल, ठीक है, हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो ये रीजन हो जाएगा। ठीक है, आई होप रीजन समझ में आ गया होगा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का। सिमिलरली केस होता है कॉपर के साथ, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। ठीक है, सो इसको अगर हम देखें,
सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s2 और 3d9। तो ध्यान से देखो, ये है हमारा ns और ये है n-1d। तो यहाँ पर जो ये है ना ns, ये क्या है? ये तो हाँ, ये कुछ भी नहीं है, सॉरी ये फुलफिल्ड है क्योंकि s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये फुलफिल्ड है। बट ये कुछ भी नहीं है क्योंकि d में 9 इलेक्ट्रॉन्स ना तो फुलफिल्ड होता है ना ही हाफ फिल्ड। तो होना क्या है कि यहाँ से s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो d पे चला जाएगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन d पे जाएगा, ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d10। तो देखो ये क्या हो जाएगा? हाफ फिल्ड हो जाएगा। और ये d क्या हो जाएगा? फुल फिल्ड हो जाएगा। तो देखो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड क्या होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। देखो हमने ये बात की थी ना यहाँ पे, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड क्या होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो इस वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है। तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ना कॉपर की, वो यही होती है। और ऊपर वाली क्या है? एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्सपेक्टेड, वो ये होती है। तो अगर कोई रीजन पूछेगा, सेम रीजन है कि व्हेन n-1d सबशेल हैव जस्ट वन इलेक्ट्रॉन लेस, ठीक है, देन फुलफिल्ड ऑर्बिटल, देन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ns माइग्रेट्स टुवर्ड्स n-1d सबशेल मेकिंग फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये रीजन हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज यहाँ पे और सीखते हैं कि अगर हमें किसी जैसे यहाँ पर हमने किसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, लेट्स से एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6, 2p6 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? 3s2 और 3p1। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 13 एटॉमिक नंबर होता है। बट अगर मेरे को एल्यूमिनियम 2 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए देते हैं या एल्यूमिनियम 3 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए देते हैं, तो 3 प्लस का मतलब है एल्यूमिनियम के पास पहले 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 3 प्लस का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो चुके हैं, तो अब एल्यूमिनियम के पास बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को हम दिखाएंगे इस तरह से 1s2 2s2 2p6, और ये 3s भी कितना हो जाएगा? 0, और 3p भी कितना हो जाएगा? 0। तो ध्यान रखना है, अगर किसी आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए देते हैं तो ध्यान रखना है प्लस साइन है या माइनस साइन है। अगर प्लस साइन है तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होंगे, और नेगेटिव साइन है तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सो वो प्रिंसिपल क्या है, ये क्लियर हो गया होगा, राइट? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हुन्स रूल। देखो हुन्स रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी नहीं है, इतना इजी है, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखो हुन्स रूल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है, हमें यहाँ पे लिख देता हूं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है, ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ये ध्यान रखना है। सो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं, मतलब जो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं उनमें फिल होते हैं। और कैसे फिल होते हैं? पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, पहले सिंगली फिल होंगे, और जब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स सिंगली ऑक्यूपाई हो जाएंगे, देन पेयरिंग स्टार्ट होती है विद अपोजिट स्पिन। और जब पेयरिंग स्टार्ट होगी तो अपोजिट स्पिन के साथ स्टार्ट होगी। ठीक है, इसे समझते हैं अच्छे से। देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लिथियम। ठीक है, लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 और 2s1। तो देखो सीधी सी बात है, 1s की एनर्जी कम होती है, 2s की एनर्जी ज्यादा होती है। सो ये हो गया हमारा 1s का ऑर्बिटल, ये हो गया 2s का ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन पहले सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल होंगे, तो 1s की एनर्जी कम है, 2s की ज्यादा है, तो ये पहले इसमें फिल होगा। अब हो गया, अब पेयरिंग स्टार्ट होगी तो फिर पेयरिंग करेंगे। अब 2s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से फिल करेंगे। ठीक है, इसे और अच्छे से समझते हैं। सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। पहले तो मैं बता देता हूँ एनर्जी किस किस की सेम है, किस किस की ज्यादा है। ये 2s हो गया, और ये p क्या है? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p में, और s में अगेन 1 ऑर्बिटल। देखो 1s की एनर्जी कम होती है, ठीक है, फिर 2s की और 2 की एनर्जी कम होती है, 2p की ज्यादा होती है, और फिर 3s की एनर्जी ज्यादा होती है। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पहले s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, सिंगली ऑक्यूपाई हो गया। अब ये दूसरी एनर्जी में जाने से पहले पेयरिंग करेगा,
फिर यहाँ पर ये सिंगली ऑक्यूपाई हो गया। अब दूसरी एनर्जी में जाने से पहले ये पेयरिंग करेगा। बट पी की अगर हम बात करें तो पी के 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों की एनर्जी सेम होती है। ये पी एक्स होता है, ये पी वाई होता है और ये पी जेड होता है। इन तीनों ही ऑर्बिटल की है तो ये 2p के ही ऑर्बिटल, 2px, 2py, 2pz, तो इनकी एनर्जी सेम होगी। तो सेम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करते हैं? पहले सिंगली ऑक्यूपाई करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नंबर 5th होगा वो यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन नंबर 6th यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन नंबर 7 यहाँ पे आएगा। फिर पेयरिंग होगी, क्योंकि देखो इसकी एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ पर जाने से पहले फिर पेयरिंग होगी। फिर ये हो जाएगा 5 6 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, और देन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अगर हम डायरेक्ट इस तरह से भरते हैं तो भी तो हमारा रिजल्ट तो सेम ही है, एग्जामिनर को क्या पता चल रहा है? तो देखो बच्चों, अभी अभी तो काम चल जाएगा, बट जब हम इसमें क्वांटम नंबर्स निकालना सीखेंगे ना, वहां पर प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि क्वांटम नंबर जब हम निकालते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि 5th इलेक्ट्रॉन कौन सा है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें 1 2 3 4, 5th इलेक्ट्रॉन ये है, 6th इलेक्ट्रॉन ये है और 7th इलेक्ट्रॉन ये है, देन 8th इलेक्ट्रॉन अगेन ये वाला है, देन 9th इलेक्ट्रॉन ये वाला है और 10th इलेक्ट्रॉन ये वाला है। लेकिन अगर हम सिंपली ऐसे ऐसे भरते हैं तो हमारा 5th ये हो जाएगा और 6th ये हो जाएगा, 7th ये, 8th ये, 9th ये हो जाएगा, 10th ये हो जाएगा। तो उस केस में हमारी नंबरिंग गलत हो जाएगी और हमारे आंसर्स गलत आएंगे। तो हुंड्स रूल आना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट्स से ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। सो 8 को हम लिखते हैं 1s2, 2s2 और 2p4। सो ये हो गया 1s, ये हो गया 2s और p को हम बना देते हैं इस तरह से 3 ऑर्बिटल। सो पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा सिंगली ऑक्यूपाई, देन हायर एनर्जी में जाने से पहले पेयरिंग होगी। देन 2s में इलेक्ट्रॉन गया सिंगली ऑक्यूपाई, देन पेयरिंग होगी। फिर जब हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रॉन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन नंबर 7, 3 हो गए और 4th यहाँ पे आ जाएगा। बाकी दो जो है वो सिंगल रह जाएंगे क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो चुके हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइंग फर्स्ट सिंगली, एंड व्हेन द ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड देन पेयरिंग स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑपोजिट स्पिन। ध्यान रखना जब पेयरिंग करेंगे तो स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, जिसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं। लाइक यहाँ पर हम मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ढेर सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं चलो। देखो अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, कि किसी भी चीज़ का मैग्नेटिक मोमेंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। देखो अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है ना, तो एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी जो एलिमेंट है ना, वो या तो पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायामैग्नेटिक होगा। अब हम कैसे मालूम करेंगे कि कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायामैग्नेटिक है? तो हमेशा ध्यान रखना है पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, वो पैरामैग्नेटिक होगा। और जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में होंगे, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, वो डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। ऐसे भी समझ जाना है, डाय का मतलब होता है 2, डाई का मतलब क्या होता है 2, ट्राई का मतलब 3, पेंटा का मतलब 5, ऐसी डाई का मतलब 2। सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब पेयरिंग, 2 का मतलब है पेयरिंग में होंगे, ठीक है। इस तरह समझ जाना है। सो डायामैग्नेटिक क्या हो जाएगा? एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करना चाहिए, वो पैरामैग्नेटिक होगा। अब कैसे चेक करेंगे कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डाया, और हम कैसे उनकी मदद से मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे? पहले तो हम ये सीखते हैं कि कैसे हम चेक करेंगे कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायामैग्नेटिक है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ पैरामैग्नेटिक का निकलता है, डायामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकलता है, वो जीरो होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 और 2p2। तो यहाँ पर ये हो गया 1s, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p, 2px, 2py, 2pz। सो पहले s में सिंगल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, फिर पेयरिंग होगी, फिर इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, फिर पेयरिंग होगी। अब 2p2 मतलब p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिंगली ऑक्यूपाई होंगे पहले, और अगर और ज्यादा होते तो फिर पेयरिंग करते हैं, है ना। बट यहाँ पर इतना ही छोड़ दो। तो हमें दिख रहा है, देखिए सिंपली दिख जाएगा कि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं बोलो? यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये पैरामैग्नेटिक है। जो कार्बन होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है।
ऐसे ही अगर हम बात करें सोडियम की, ठीक है, अगर ऐसी हम बात करें सोडियम की, ठीक है, ये है 11, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, ये 2s हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा हमारा, और ये 3s हो जाएगा। सो इसमें सिंगली ऑक्यूपाई किया, पेयरिंग हो गई, सिंगली ऑक्यूपाई, पेयरिंग हो गई। p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6, ठीक है। पहले सिंगली ऑक्यूपाई किया मैंने, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है। यहाँ पर हर एक ऑर्बिटल की अलग अलग एनर्जी है, तो सिंगली लिखा फिर पेयरिंग कर दी। लेकिन यहाँ पर तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो पहले तीनों में सिंगली ऑक्यूपाई करवाया, फिर पेयरिंग करवाई, ठीक है। और एस में एक इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। अब क्योंकि ये दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो देखो, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं म्यू से। किससे करते हैं, म्यू से। इसका जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, वो होता है √n n+2, और यहाँ पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 है। तो अगर हम कार्बन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा √2 देन 2+2। 2+2 कितना होता है 4, और 4 2 जा 8, तो √8, या इसको हम लिख सकते हैं 2√2 जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा कार्बन का। सिमिलरली हम सोडियम का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं √n n+2, सो 1 1+2, और 1+2 कितना होता है 3, सो √3 जो है वो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा किसका, सोडियम का। सो ये हमने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना सीखा है, ठीक है, किस तरह से करते हैं, कौन पैरामैग्नेटिक होता है, कौन डायामैग्नेटिक होता है, ये भी हमने अच्छे से कैलकुलेट करना सीख लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो है डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर, कि क्वांटम नंबर्स को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। देखिए, क्वांटम नंबर्स को जब हम डिटरमाइन करना सीखते हैं ना, तो हमें यहाँ पर एक प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना पड़ता है, जो कि है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत सिंपल और सरल भाषा में एक चीज बताता है कि अगर आप कोई एटम लेते हो और उस एटम के आप कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो रैंडमली, ठीक है, कोई भी ले लो, फर्स्ट एंड सेकंड ले लो, थर्ड फोर्थ ले लो, फिफ्थ और नाइन्थ ले लो, सेवंथ और सिक्स ले लो, कोई भी ले लो यार, ठीक है, किसी एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लो, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। कितना सिंपल बात है ना, कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। क्लियर। मैक्सिमम 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, बट जो फोर्थ क्वांटम नंबर होगा वो इट मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है। ये हम कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं और एग्जाम्पल से हम सीखते हैं। सो देखो, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर, लेट्स से 6th and 8th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, 6th and 8th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, ठीक है। तो सोडियम के पहले हम इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, और फिर जो 6th और 8th इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं उनके क्वांटम नंबर्स। तो ये है सोडियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ठीक है। सो यहाँ पर हम 1s लिखते हैं, ये हमारा 1s हो गया, देन हमारा 2s हो गया, ठीक है, देन हमारा 2p हो जाएगा, ये हमारा 2p हो गया, और ये हमारा 3s हो गया, ठीक है। ये हमारा 1s हो गया, ये हमारा 2s, ये 2p और ये 3s। तो अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते वक्त हुन्स रूल बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना है 6th इलेक्ट्रॉन कौन सा है और 8th इलेक्ट्रॉन कौन सा है। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, देन सेकंड इलेक्ट्रॉन, देन थर्ड इलेक्ट्रॉन, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन, देन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, देन 6th इलेक्ट्रॉन, तो ये है हमारा 6th इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन 7th इलेक्ट्रॉन, देन 8th इलेक्ट्रॉन, तो ये है हमारा 8th इलेक्ट्रॉन, देन 9th इलेक्ट्रॉन, देन 10th इलेक्ट्रॉन, देन 11th इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि 3s1 है। सो ये आ गया हमारा 6th इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारा आ गया 6th इलेक्ट्रॉन, और ये वाला हमारा आ गया 8th इलेक्ट्रॉन। तो फटाफट जरा इनके क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो देखो, जब n की वैल्यू 2 होती है ना, तो l की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, तो p सबशेल आ गई, और p सबशेल जब होती है तो
एम की जो वैल्यू होती है वो -1, 0 और +1 होती है प्रिंसिपल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, ठीक है। तो सबसे पहले तो एन निकालते हैं। देखो ये 6th इलेक्ट्रॉन और 8th इलेक्ट्रॉन दोनों ही कहाँ लाई कर रहे हैं, 2p में लाई कर रहे हैं। तो 2p का मतलब होता है एन की वैल्यू 2 है और यहाँ पर भी एन की वैल्यू 2 है। अब निकालते हैं एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो देखो दोनों ही p सबशेल में है, 2p है ना, तो p का मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एल की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है, क्योंकि जब p होता है तो एल की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर भी एल की वैल्यू 1 है। अब हम एम की बात करते हैं। सो एम कितना हो जाएगा, देखो 6th इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए एम कितना है, 0। देखो ये वैल्यू कहाँ से आई है, -1, 0, +1। ये हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में अच्छे से कवर की है कि जब n की वैल्यू 2 होती है तो l की वैल्यू 1 होती है, मतलब p सब शेल। तो उस केस में हमारा m कितना होता है, क्योंकि जो m होता है वो वेरी करता है -l टू +l। अब यहाँ पर अगर p है, p मीन्स l की वैल्यू 1 है, तो ये वेरी करेंगे -1 टू +1, मतलब -1, 0, +1। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो अगर आपने ये क्वांटम नंबर्स नहीं पढ़े होंगे तो, अदरवाइज ये बहुत आसान है, ठीक है। और यहाँ पर m की वैल्यू चेक करें अगर 8th इलेक्ट्रॉन के लिए, तो देखो यहाँ पर m की वैल्यू है -1। अब स्पिन की बात करते हैं। देखो जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ है, तो +½ हो जाएगा, और जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, तो वो -½ हो जाएगा। सो ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर जो है दो क्वांटम नंबर सेम है, ठीक है, ये दो क्वांटम नंबर सेम है और ये जो है डिफरेंट है। सो वैसे 3 सेम आ सकते हैं, लेकिन चारों कभी भी सेम नहीं होंगे। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं क्वांटम नंबर्स। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो, फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ बोथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इसको हम लिखते हैं 1s2। तो 1s2 का मतलब है इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब यहाँ पर n की वैल्यू निकालते हैं, तो दोनों के लिए ही n कितना है, 1, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स 1s में लाई कर रहे हैं। देन l की वैल्यू निकालते हैं, दोनों के लिए l कितना है, s। और जब s सबशेल होती है, s सबशेल में l कितना होता है, 0। तो l यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। और जब हम बात करेंगे m की, तो जब l 0 होता है तो m भी 0 ही होता है। और देखो यहाँ पर 3 सेम आ गए, लेकिन जो 4th है वो डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है और एक क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो क्वांटम नंबर सीखना है तो सॉरी, अगर क्वांटम नंबर निकालने सीखने हैं तो आपको क्वांटम नंबर्स पता भी होने चाहिए। n क्या होता है, व्हाट इज n, व्हाट इज l, व्हाट इज m, व्हाट इज s, ठीक है। एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, l, m, इस तरह से, ठीक है। तो ये सब हमने क्वांटम नंबर्स में अच्छे से किया है। अब जैसे यहाँ पर है फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ 6th इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, और ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जो नाइट्रोजन एटम है उसके 6th इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या क्या होने वाली है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा क्वांटम नंबर्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बहुत ईजी टास्क है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।